नमस्कार। हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां वो सूरजकुंड में विधायकों के साथ लंच करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम इस दौरान विधायकों से बजट को लेकर सुझाव भी ले सकते हैं। वैसे सरकार की ओर से सभी विधायकों को कहा जा चुका है कि बजट को लेकर वे 10 दिन में अपने सुझाव दें। ये सुझाव बीजेपी और जेजेपी विधायक समेत कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय विधायकों से भी मांगे गए हैं। बता दें कि दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्रालय सीएम ने अपने पास ही रखा है। पिछली बार की तरह इस बार भी सीएम विधायकों, अधिकारियों और व्यापार से जुड़े हस्तियों के साथ प्री बजट की चर्चा कर रहे हैं, ताकि बजट को लेकर सुझाव लिए जा सके। इस बैठक को भी इस नजरिए से देखा जा रहा है। फरीदाबाद के बाद सीएम दिल्ली जाएंगे, जहां हरियाणा भवन में हरियाणा से बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में भी बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बैठक इसलिए भी अहम हो जा रही है क्योंकि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सभी विधायकों को लंच के लिए न्योता दिया गया है। बताते चले कि ये लंच कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और साथ ही साथ इसको प्री बजट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि सीएम के सूरजकुंड मेले में पहुंचने को लेकर प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। डीसी विक्रम सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि मेले आगमन से पूर्व सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। तो सीएम मनोहर लाल 1 दिवसीय फरीदाबाद दौरे पर हैं, जहां पर आज वो विधायकों के साथ सूरजकुंड मेले में लंच करेंगे, जहां पर निमंत्रण दिया गया है और इस दौरान इस लंच को कई मायनों में खास माना जा रहा है, चाहे बात प्री बजट को लेकर हो या फिर 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर हो। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। डीसी की तरफ से सभी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। तो सीएम मनोहर लाल आज विधायकों के साथ लंच करने वाले हैं, जहां पर सभी विधायकों को न्योता दिया गया है। माना जा रहा है कि इस दौरान आज प्री बजट पर भी मंथन किया जा सकता है और क्या कुछ इस लंच में होने वाला है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। बताते चले कि प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई है। आज 1 दिवसीय दौरे पर सीएम फरीदाबाद में रहेंगे और सबसे पहले सूरजकुंड और उसके बाद शाम 4 बजे सेक्टर 15 में बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल की नींव भी रखेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में शिरकत करेंगे और इस दौरान तमाम विधायकों के साथ सीएम की बैठक होने वाली है, जिसमें विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो फरीदाबाद सूरजकुंड मेले का आगाज जैसे कि 3 फरवरी को हुआ था और आज सीएम मनोहर लाल पहुंच रहे हैं, जहां पर तमाम विधायक भी इस लंच में पहुंच रहे हैं। इस दौरान विकास के कई मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है और अहम तौर पर माना जा रहा है कि आज प्री बजट को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार प्री बजट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सीएम मनोहर लाल चाहे व्यवसायी हों, सबसे बजट को लेकर सुझाव ले रहे हैं।
दिवसीय सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा, जहां पर आज सूरजकुंड मेले में पहुंचने वाले हैं। और बताते चले कि तमाम विधायक आज इस मेले में पहुंचेंगे, जहां पर आज लंच होने वाला है और इस दौरान कई विकास के मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। तो फरीदाबाद में आज सीएम मनोहर लाल पहुंच रहे हैं और जहां पर आज लंच का कार्यक्रम रखा गया है तमाम विधायकों के साथ। अब सीएम के इस दौरे को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सभी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के। माना जा रहा है कि इस लंच के दौरान प्री बजट पर भी मंथन हो सकता है। तो फरीदाबाद में आज सीएम मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं और जहां पर तमाम विधायकों को न्योता दिया गया है लंच के लिए। और इस दौरान लंच में कई विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्री बजट पर भी चर्चा की जा सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। संजय, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, आज फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में सीएम पहुंचने वाले हैं, किन मायनों में ये लंच खास माना जा रहा है? सीआईडी की टीमें हैं वो लगातार खुफिया जानकारी जुटा रही हैं, क्योंकि देखिए एक जो ई टेंडरिंग का मामला चल रहा है पूरे हरियाणा में, उसको लेकर सीआईडी की एक रिपोर्ट थी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सरपंच मुख्यमंत्री जी के सामने आके इसका विरोध करने लगे। तो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो पूरी तरह पुख्ता कर लिए गए हैं। दूसरा, राजहंस और सूरजकुंड, इससे भाजपा का बहुत पुराना नाता है। भाजपा जब भी कोई मंथन करती है तो वहां से विजय उनकी निकलती है, ऐसा भाजपा का मानना है। क्योंकि देखिए, जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी उससे पहले सूरजकुंड में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जहां से मंथन कर भाजपा सत्ता पा सकी। इसके अलावा भाजपा जब भी मंथन करती है हरियाणा में या दिल्ली के आसपास तो सबसे पहले सूरजकुंड को चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनको भी सूरजकुंड मेला देखने के लिए या फिर कहें हरियाणा की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए राजहंस में बुलाया जा रहा है। ठीक है जी। संजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, मैं प्रवीण अत्रे जी आपके पास आना चाहूंगी। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जो आज ये लंच पर सब विधायकों को न्योता दिया गया है, तो क्या इसको हम माने कि ये प्री बजट के लिए मंथन पर एक ये लंच रखा गया है या फिर इसके कुछ और मायने हैं? नहीं, देखिए ऐसा दीपिका जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब से बजट पेश करना शुरू किया बतौर वित्त मंत्री, उन्होंने हरियाणा के अंदर एक रिवायत शुरू की, एक प्रथा शुरू की। बजट पेश करने से पहले जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मंथन करना, चर्चा करना, उनके सुझाव लेना और उन सुझावों को जहां तक हो सके बजट में शामिल करना। तो ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है जो आज दोपहर का भोज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हालांकि मेरे पास भी निमंत्रण था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे को वायरल है पिछले कुछ दिनों से। तो वो केवल वजह यही रहती है कि बजट से पहले सभी पक्षों से उनकी राय ले ली जाए। उनकी राय के अंदर अगर कोई इस तरह का कोई सुझाव है जिसको बजट में शामिल किया जाए, तो ये उस प्रथा का हिस्सा है।
इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद होगा, गुरुग्राम गए थे, जहां पे उद्योगपतियों से मंथन किया, चर्चा की, उनके सुझाव लिए, व्यापारियों से चर्चा करके उनके सुझाव लिए, किसान संगठन जो है उनके नेताओं से चर्चा की, उनसे सुझाव लिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, हम जो बजट पेश करते हैं उसके अंदर हम अंत्योदय की भावना बड़ी स्पष्ट नजर आती है। मतलब पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है उस तक विकास किस तरह से पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। और इस प्रयास के लिए पिछले 8 साल से सरकार लगातार काम कर रही है और दाखिल पे हमें वो नजर भी आ रहा है। जिस तरह की योजनाएं बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी लेके आए, देखिए पिछला बजट पेश किया था, उसमें बाकायदा किसान भाइयों के जो ऋण था उसका ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई थी। और इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने बजट पेश किए हैं, अगर आप उसको देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो विकास पे खर्च होने वाला पैसा, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, हर बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ी मात्रा में रखा गया। पिछले बजट के अंदर लगभग 40,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे प्रोविजन किया गया था। उसे पिछले बजट के अंदर लगभग 38.5% पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे प्रोविजन किया गया था, क्योंकि यही कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें कॉलेज बनाने, सड़कें बनाने, स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, उसके लिए खर्च होता है। और दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे, शिक्षा के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर विशेष फोकस रहा है। ये तो इस सरकार ने अपने बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर खर्च जो है लगभग 20%, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। स्वास्थ्य के ऊपर हमारी जो प्रोविजंस है लगभग 18%, पहले कभी नहीं हुआ। किसान भाइयों के लिए, चाहे कृषि की बात करें, सिंचाई की बात करें, उनके लिए जो योजनाएं ये सरकार लेके आई है। जब केंद्र ने किसानों के लिए एक योजना शुरू की थी किसान सम्मान निधि के तौर पे, जिसमें 6,000 रुपए सालाना किसानों के खाते में जाएंगे, तब हरियाणा सरकार ने अपने आर्थिक प्रबंधन से 6,000 रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से किसान भाइयों को लाभ मिले, इस योजना को लागू किया था। अब जिस तरह से परिवार पहचान पत्र, जिसके जरिए जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जितने इस तरह के जो, चाहे वो सब्सिडी की बात करें, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात करें, चाहे और वित्तीय सहायताएं जो हरियाणा सरकार देती है, वो जो योग्य व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए परिवार पहचान पत्र नाम की योजना माननीय मुख्यमंत्री जब लेके आए थे। देखिए, हालांकि होता ये है कि जिसका जिक्र अभी गुप्ता जी भी कर रहे थे कि ई टेंडरिंग के ऊपर कुछ सरपंच साथी जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तर्क नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। जब उनसे इस बात के बारे में चर्चा की जाती है कि आपका तर्क क्या है, उनका तर्क जो है वो बड़ा अजीब है कि सरपंचों की शक्ति बना दी, सरकार ने सरपंच मित्रों की शक्तियों में बढ़ाया है। वो 20 लाख रुपए तक का काम पहले कोटेशन पे करवा लेते थे, लेकिन अब सरकार ने उनकी जो ताकत है उसको, उनकी प्रशासनिक जो मंजूरी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उसकी लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया। मतलब जितनी भी अमाउंट का प्रस्ताव अगर पंचायत पास करके भेजेगी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चुने हुए प्रतिनिधि देंगे। तो यहाँ तो शक्तियों का विस्तार हुआ है, लेकिन फर्क क्या दिया जा रहा है कि शक्तियां घटा दी। हालांकि ये सब राजनीतिक मुद्दे होते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर बहुत से हमारे विपक्षी मित्र ये प्रयास करते हैं कि जो हरियाणा का विकास चल रहा है किसी तरह से उसको डिरेल किया जाए। और ये प्रयास जो है पिछले 8 साल से हमारे विरोधी मित्र कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी उनको कभी नहीं मिली। 2019 से पहले भी उन्होंने बहुत प्रयास किए थे कि पढ़ी लिखी पंचायतों का हरियाणा में होंगी। ये जब विचार आया तो हमारे, प्रवीण जी मैं लौट कर आऊंगी आपके पास, मैं अन्य लोगों से उनका रिव्यू ले लेती हूँ। सबसे पहले सर बजरंग दास जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप किन नजरिए से देखते हैं इस लंच को? दीपिका जी, 8.5 साल के अंदर हरियाणा सरकार ने व्यापारी, उद्योगपति, किसान, कर्मचारी, मजदूर व आम जनता के हित के अंदर कोई अच्छे योजना नहीं बनाई। और मुझे इस बात की उम्मीद भी है, जनता भी उम्मीद करती है भी आगामी जो विधानसभा बजट आएगा उसमें सरकार जनता को राहत देगी। आज प्रदेश की जनता बेरोजगारी से बेहद दुखी है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, यहां तक कि क्राइम के मामले में हरियाणा अव्वल स्थान पर। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, हर एक आदमी महंगाई की मार से जूझ रहा है। तो सरकार से एक उम्मीद इस बात की करता है कि कुछ, मतलब इस सरकार जो बजट पेश करेगी, जो 8.5 साल में कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ इस साल में देगी। यहाँ तक कि मेरे साथी ने बुढ़ापा पेंशन की बात करी,
देखो ये तो वो सरकार है जो जिंदे बुजुर्ग लोग थे उनको मरा दिखाकर लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। यहाँ तक कि गरीब आदमी के राशन कार्ड काट दिए गए। ये स्थितियां इनके साल में हुई। यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक योजना लाए थे, हर एक 73% युवाओं को उद्योग के माध्यम से हम नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। 1.5 साल से ज्यादा हो गया, 75 आदमी को भी ये रोजगार नहीं दे पाए। ये इनकी स्थिति है। जहां मेरे साथी ने ग्राम की बात की, गांव के विकास की, मैं बताना चाहता हूं, जहां गांव की सरपंच बनी है, ये छोटी सरपंच जो होते हैं, गांव की छोटी सरकार होती है, जैसे विधायक चुन के आते हैं, MP चुन के आते हैं, उसी प्रकार ये गांव के सरपंच भी गांव के वासी जनता चुन के उनको भेजती है। जहां तक कि 2 साल से ग्राम के चुनाव नहीं हुए, पंचायत के चुनाव नहीं हुए, जिसके कारण सारा विकास कार्य गांव में रुका हुआ है। एक ईंट विकास के नाम की गांवों में नहीं लगी। हाँ, एक काम तो सरकार ने जरूर किया है, विकास के नाम पर फर्जी बिलिंग बनाकर और वो करोड़ों अरबों रुपए हड़प कर मलाई खाना है काम देना जरूर किया है। जिस प्रकार फरीदाबाद के अंदर नगर निगम में 200 करोड़ घोटाला हुआ, वहां पर किसी प्रकार का कोई काम ना होकर फर्जी टेंडर हो गया, फर्जी बिलिंग होगी, फर्जी पेमेंट हो गई। जब जनता ने उसकी विरोध बताया, कंप्लेंट की, जब जाके जांच हुई, कई अधिकारी सस्पेंड हुए, आज भी उसकी जांच जारी है। ये फरीदाबाद का हाल है। ठीक है बजरंग जी, आपके आरोप, आपने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब भी मैं प्रवीण जी से लूंगी, लेकिन इससे पहले संजय मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो आज ये लंच की रखा गया है, इसमें जानना चाहूंगी क्या सिर्फ बीजेपी के विधायक शामिल हो रहे हैं या अन्य विधायक भी शामिल हो रहे हैं? देखिए, इन्होंने खाली बीजेपी के विधायकों को बुलाया है, उनसे ही सुझाव लेंगे। उनसे पूछ रहे क्या? जी मैं से पूछता हूँ। सर आप भी जवाब दे दीजिए। अब देखो, मेरे जो आपने दीपिका जी, उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक बुलाए हैं जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे 30 विधायक है उनको न्योता नहीं है वहाँ मीटिंग में आने का या कोई सुझाव देने का। अगर सरकार सुझाव हमसे मांगेगी 100% जनता के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में, कर्मचारी के हित में, व्यापारी के हित के अंदर जो हमारे पास सुझाव होंगे जरूर देंगे। मैं अपने भाई, मेरा साथी है और सीनियर प्रवक्ता है, मैं इनसे भी अपील करूंगा कि प्रदेश के अंदर व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजना लेकर आए ताकि हर एक व्यक्ति को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। ये जरूरी है। अगर व्यापार प्रदेश में बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक बात और कहता हूँ, जो ग्राम स्तर के ऊपर, पहले ग्राम स्तर के ऊपर लाखों लोग हुआ करते, जिसमें नमकीन, बेकरी, हैंडलूम का साबुन, तेल, कुल्लर, पंखे, पलंग, निवास सब बनती थी और लाखों लोग, माताएं, बहनें, मेरे युवा साथियों को गांवों में। ठीक है बजरंग जी, माना आपकी नाराजगी है कि आपको आपके विधायकों को लंच में नहीं बुलाया, लेकिन सुझाव तो मांगे गए ना 10 दिन के अंदर। प्री बजट पर जो सुझाव देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है, तो ये नाराजगी किस बात की? सुझाव रखने का तो आपको समय मिला है। नहीं, हम तो सुझाव देंगे, हम तो नींद लेंगे और विधानसभा में बोल लेंगे, अपने क्वेश्चन लगाएंगे, जब बजट पेश करेंगे, जनता का हित में होगा तो उसका स्वागत करेंगे, बाई करेंगे। ठीक है, प्रवीण जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रवीण जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? इतना कहूंगा बस, देखिए मैं तो केवल इतना कहूंगा, हालांकि आपने स्पष्ट कर दिया कि पक्ष या विपक्ष के विधायक बजट के लिए अपना सुझाव दें, इस बात को तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले पिछले विधानसभा सत्र में ये बात बोल दी। और बजरंग जी ने तो केंद्रीय बजट में सुझाव भी दिया था। बजरंग जी ने कहा था कि केंद्रीय बजट के अंदर 6 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनसे भी आगे जाते हुए 7 लाख में छूट दे दी। तो बजरंग जी को धन्यवाद करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि इनके सुझाव के आगे जाके सरकार ने काम किया। लेकिन एक बात देखिए, बजरंग जी ने जो कही है, बजरंग जी यहाँ से कहते हैं कि 2 साल से पंचायत चुनाव नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, वजह क्या थी ये जानना बड़ा जरूरी है। अरे भाई चीज में ना बोलो यार। सर एक एक करके बात रखिए। बजरंग जी आपको भी मैं समय दूंगी। आप आधा घंटे से बोल रहे थे, मैं चुपचाप। मुझे किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है। बजरंग जी मैं आपको पूरा समय दूंगी अपनी बात रखने का। प्रवीण जी को खत्म करने दीजिए अपनी बात पहले।
अब ये आवाज को म्यूट कीजिए, ये लगातार ये काम करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पता नहीं समझ नहीं आती कि चर्चा कैसे की जाती है, शोर मचाना शुरू कर देते हैं बीच में आके। एक एक करके सर बात रखिए। प्रवीण जी आप पहले अपनी बात कंप्लीट करिए, बजरंग जी आपको समय दूंगी। बात म्यूट हो सकती है तो म्यूट कर दीजिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं इनकी बदतमीजी सहन नहीं कर सकता, ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं बीच में बोल बोल के। देखिए ऐसा है दीपिका जी कि इन्होंने कहा कि 2 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। अब हमें कारण समझना पड़ेगा। जिस वक्त प्रदेश सरकार ने जो बैकवर्ड क्लास है, जो उसको आरक्षण पंचायतों में देने का प्रावधान किया, तो उस मामले के विरुद्ध कोर्ट में चले गए कांग्रेस नेता के पुत्र, वो इस विषय को कोर्ट में लेके चले गए। अब अगर मामला कोर्ट में चला गया, स्वाभाविक है जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो कांग्रेसी मित्रों ने बड़ा प्रयास किया कि जो आरक्षण मिला है बैकवर्ड क्लास को, वो आरक्षण ना दिया जाए। उसका विरोध इन्होंने किया कोर्ट में जाके, लेकिन वहां पे भी सरकार के विचार की जीत हुई और चुनाव हुए। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही थी कि पेंशन में देखिए जिंदा लोगों को मरा दिखा दिया। दीपिका जी आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, 2016 में प्रदेश सरकार ने डीबीटी लागू की, मतलब बुजुर्गों की पेंशन सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाएगी। विरोध किसने किया था? कांग्रेसियों ने, कि बुजुर्गों का खाता नहीं होता, गांव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्ग बैंक कैसे जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको डीबीटी किया, आधार से जोड़ा, तो पता लगा 3.25 लाख ऐसी पेंशन थी दीपिका जी जो लोग इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उसका पैसा जाता था। सवाल ये खड़ा होता है कि वो पैसा किसकी जेब में जाता? जिन लोगों की जेब में पैसा जाता था वही विरोध करने लगे थे डीबीटी का। डीबीटी नहीं होना चाहिए। 1000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार का बचना शुरू हुआ डीबीटी लागू होने से। 1000 करोड़ रुपया किसकी जेब में जा रहा था दीपिका जी? क्या ये सवाल बनता नहीं है? जिन लोगों की जेब में पैसा जाता रहा वही लोग विरोध में खड़े हो गए। अब आ गई बात बेरोजगारी की। लगातार एक प्रोपेगेंडा कांग्रेसी मित्र करते हैं, हरियाणा में बहुत बेरोजगारी है, राहुल जी कहते हैं देश में बहुत बेरोजगारी है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में देश की रखी गई, जो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है प्रदेश का, देश की अर्थव्यवस्था का, उसमें स्पष्ट बताया गया कि पिछले साल जो बेरोजगारी थी वो 8.1% थी देश में, अब घट के वो भी 7.8%। हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, एनएसओ के आंकड़े कह चुके हैं, नीति आयोग कह चुका है, परिवार पहचान पत्र में हरियाणा की जनता सेल्फ डिक्लेरेशन में कह चुकी है कि मात्र 6% बेरोजगारी है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेसी मित्र जो है, एक इनकी अपने कार्यकर्ता की एजेंसी है CMI, उसका एक आंकड़ा उठाते हैं क्योंकि सुरजेवाला साहब के मित्र है, तो वो जिनकी एजेंसी है, तो वो उस एजेंसी के आंकड़े उठाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब ये कहते हैं कि देखिए पिछले 8 साल से कोई अच्छी योजना नहीं बनाई सरकार ने। भाई ये बात तो आपने 2019 के चुनाव में भी कही थी, फिर 2019 के चुनाव। ठीक है सर, समय का अभाव है इसलिए फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। सर फिर चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। क्या इस पूरे मीटिंग को या लंच को माना जाए कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए ऐसा है कि स्वाभाविक है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता लगातार जमीन पे पार्टी की रीति और नीति को जनता के बीच में लेके जाता है। हम तो वो राजनीतिक दल है दीपिका जी, जो कोविड जैसी महामारी में जहाँ सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता घरों में बैठे थे, हमारा कार्यकर्ता जमीन पे आम जनता की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहा था कोविड में भी। तो स्वाभाविक है कि चर्चा जब होती है तो उसमें प्रदेश की वर्तमान राजनीति, आने वाले समय के अंदर क्या क्या होना चाहिए और चुनाव के अंदर हम किस तरह से जाएंगे, ये स्वाभाविक चर्चाएं होती हैं। ठीक है, बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड का समय आपके पास। देखिए दीपिका जी, बजट जनता के हित के अंदर होना चाहिए, किसान को उसको छूट मिलनी चाहिए, व्यापारी को, उद्योगपतियों को व्यापार बढ़ाने के लिए रियायत देनी चाहिए। यहाँ तक कि 8.5 साल के अंदर इनके राज्य के अंदर व्यापार भी घटा है, उद्योग भी घटे हैं, अनेकों उद्योग छोटे छोटे ग्राम स्तर पर 80% उद्योग ही बंद हो चुके हैं और लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, नए उद्योग लगाएंगे, उद्योग के माध्यम से 75%। चलिए ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन समय का अभाव है इसलिए मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम मनोहर लाल ने आज सूरजकुंड में विधायकों के साथ लंच का कार्यक्रम रखा है। इस दौरान माना जा रहा है कि प्री बजट जैसे मुद्दों को लेकर मंथन किया जा सकता है, लेकिन क्या कुछ इसके सियासी मायने हैं ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।